नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, हम लोग चला रहे हैं इंडियन पॉलिटी की पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन की सीरीज, जिसकी आज क्लास 5th है ड्यू टू सम हेल्थ रीजन, जो कि कल आप लोग की क्लास नहीं हो पाई। तो आज हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। आज हम लोग एक नए थॉट के साथ क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज का थॉट है द स्पिनिंग व्हील्स मीन्स national consciousness and a contribution by every individual to definite constructive national work। यानी कि जो स्पिनिंग व्हील होता है, आखिर यहाँ पे कौन से स्पिनिंग व्हील की बात हो रही है, ठीक है, आप लोग को बताना है और वो कहाँ से लिया गया है वो भी बताना है, ठीक है। स्पिनिंग व्हील क्या होता है? जो कॉन्स्टेंट चलता रहता है, चाहे वो मोटरसाइकिल का चक्का हो या आपका कार का चक्का हो, साइकिल हो, ठीक है, वो चलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण रथ का पहिया उठा लेते हैं, तो वो हमेशा चलता रहता है। अगर वो ना चले तो क्या वो कोई भी गाड़ी चल सकती है? नहीं चल सकती। तो यहाँ पे यही कहना है कि स्पिनिंग व्हील क्या होती है? नेशनल कॉन्शियसनेस, राष्ट्रीय चेतना को बढ़ाती है, और वो तभी होगी जब हमारे देश का एक एक सिंगल नागरिक जो है वो उसमें कार्य करे और हमारे देश की जो प्रभुता है उसको आगे बढ़ाए। सो डेफिनेट कंस्ट्रक्टिव नेशनल वर्क को हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करेंगे तभी हमारी लाइफ है वो आगे बढ़ेगी। चलिए, तो ये आज का थॉट है, यू हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली, हर रोज आपको काम करना है। चलिए, इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉम्प्राइजेस ऑफ, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन, किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है उसको देख के नीचे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको करेक्ट आंसर जो है वो चूज करना है, ठीक है। कहा गया है इसमें आपको क्या यूज करना है, एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो सही लगे उसको आप स्टार्ट करेंगे, जो गलत लगे उसको आप लोग छोड़ देंगे। चलिए, तो हम लोग जो आज का सवाल है उसका आंसर क्या होगा बच्चे? उसका आंसर होगा 2 and 3। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की क्या होती है? उन्हें स्वतंत्रता होती है, और किसी भी धर्म को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता इनको दी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 and 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका दिया गया वो कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 25 to 28 में दिया गया। 25 क्या कहता है? अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म का की स्वतंत्रता, स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार करना। आप अपने धर्म से कोई भी किसी भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे पंडित लोग होते हैं तो पूजा पाठ करवाते हैं, मौलवी लोग होते हैं शादी करवाते हैं, तो वहां से उन्हें कुछ पैसा वैसा मिलता रहता है। उसके थ्रू आप अब क्या कर सकते हैं? व्यवसाय कर सकते हैं, अभ्यास भी कर सकते हैं और प्रचार भी कर सकते हैं, ठीक। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता आपका 26 आर्टिकल के रिगार्डिंग दिया गया। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब इसका आगे देखते हैं थोड़ा और। किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से मुक्ति आपका आर्टिकल 27 में दिया गया, ठीक है, ये सही है। फिर कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता जो है वो 2000 वो आर्टिकल 28 में दी गई है, ठीक। अब बात करते हैं उसके बाद जो आता है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि आर्टिकल 29 to 30 है। बड़ा इजी सा है, अगर छोटे छोटे आर्टिकल्स को आप लोग याद कर लोगे तो बाकी जो 6 मौलिक अधिकार है उनको थोड़ा याद करना इजी हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण आर्टिकल 29 के अकॉर्डिंग। शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार जो कि है वो आर्टिकल 30 के थ्रू दिया गया। यानी कि बहुत सारे आपके लैंग्वेजेस में लोग रहते हैं, बहुत सारी कल्चर है। कहा जाता है भारत क्या है? भारत
विविधता में एकता का प्रतीक है। बहुत सारी विविधता है, सभी लोग अपने हिसाब से है, ठीक है। उसमें एकता का एक प्रतीक बन के वो है हमारे बीच, ठीक है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई तमिल भाषा में करना चाहता है, जो ऑफिशियल जो लैंग्वेजेस है, जिनको ऑफिशियल स्टेटस दिया गया, उन सभी के थ्रू वो कार्य कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये भी बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितनी ऑफिशियल भाषा है हमारे भारत सरकार के द्वारा घोषित की गई है, कितनी ऑफिशियल भाषाएं दी गई हैं, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग वो किसी भी उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, या उसको अपनी भाषा को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। दीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल ऑफ राइट्स, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से प्रेरित है, वहां से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिएगा दो शब्द आ रहे हैं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, और पहला क्या आ रहा है? बिल ऑफ राइट्स, जो कि वही हम जानते हैं, जिनको पता है बिल ऑफ राइट्स, जिन्होंने पुरानी क्लासेस देखी है, उनको पता है कि बिल ऑफ राइट्स के थ्रू ही क्या कहते हैं, अमेरिका में स्टार्ट हुई। बिल ऑफ राइट्स का एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी का वीडियो भी मैंने बनाया है, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? इसका आंसर होगा बोथ 1 and 2। क्या कहा गया है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो दोनों सही है, क्योंकि बिल ऑफ राइट्स वहां पे स्टार्ट हुआ था, उसी को हमने आगे चल के फंडामेंटल राइट्स कर लिया। एंड फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, क्योंकि अगर हम उससे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को अपग्रेड करना है, तो भाई वो उसी के थ्रू हो पाएगा, और कोई दूसरा आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। आंसर सी है, ठीक है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में कब से दिए हैं? 12 से 32 तक दिए। इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने यूएसए के संविधान से, यानी बिल ऑफ राइट से प्रेरणा ली थी, और फिर उसको कहा गया था कि भाई हम इसको करें, ठीक है। प्रेरणा लेके ही बनाया है फंडामेंटल राइट्स को। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ा कैसे देते हैं? क्योंकि वे सत्तावादी निरंकुश शासन की स्थापना को रोकते हैं और राज्य के आक्रमण के खिलाफ लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, ठीक है। यानी वो फोकस क्या करते हैं? वो पीपल रूल पे चलते हैं, बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बच्चे यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978। यू हैव टू रिमेम्बर द ईयर ऑल्सो, ठीक है। जो आपका ईयर हो जाता है वो बहुत जरूरी होता है कि कौन से ईयर में कौन सा अमेंडमेंट कराया गया है। अब आप यहाँ पे जितने भी अमेंडमेंट्स देख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी कि क्या जरूरी है, कैसे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। 44th संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, ठीक है। और उसको क्या किया गया? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बनाया गया। अतः वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? 7 थे, अब ये क्या हो गए हैं? 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। 7 को हटा के कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग को, कितने भाग होते हैं भाई? 2024 में, आज के टाइम पीरियड में 2024 की अगर हम बात करें, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि आखिर कितने भाग हैं संविधान के, संविधान के कितने भाग हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है। ये आप तो क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो भाग 1, 2, 3 या चौथा, कौन से भाग को कहा जाता है? ठीक है, तो भाई सिंपल सा आंसर है आर्टिकल भाग 3,
क्यों कहा जाता है उसको देख लेते हैं भाई। आइए, पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। इसमें न्याय संगत मौलिक अधिकारों की एक बहुत लंबी और व्यापक सूची है। ठीक है, इस वजह से वास्तव में हमारे संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के किसी अन्य देश के संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों से बहुत ही ज्यादा क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, बहुत अच्छे से उसमें बताया गया, तो इस वजह से इसको कहा गया। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 कैन नोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समान, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, ये जो, तो इसमें आपका स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आपको देखना है। पहला स्टेटमेंट है, द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार का क्या होता, अभाव होगा कानून के समक्ष समानता के टाइम पीरियड पे। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होगा। द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांस, समान परिस्थितियों में उपचार की समानता ही, उपचार की समानता, ठीक है, यानी समान परिस्थिति है तो उसमें समान हम उसको करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अगर देखा जाए तो इसका आंसर होगा भाई 1 एंड 2। ठीक है, जो कि आपका पहला वाला स्टेटमेंट है, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेषाधिकार का अभाव रहेगा, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं होगा। थर्ड वाला क्यों नहीं होगा बच्चे, द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, कानून के समक्ष इक्वालिटी बिफोर लॉ की अगर हम बात करें तो वो तो हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई, ठीक है, वो भी देखना है ना, क्यों नहीं हो सकती। तो भाई वो इसलिए नहीं होगी कि पुरुषों को हम लोग रात में रिमांड पे रख सकते हैं, महिलाओं को नहीं रख सकते। महिलाओं को अगर कोई गिरफ्तार करेगा तो वो एक महिला ही करेगी, महिला पुलिसकर्मी वहां पे होनी चाहिए, तो ये होगा। तो मौलिक अधिकार का अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो कानून के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश मूल की है, जबकि कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकन की संविधान से ली गई। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी विशेष विशेषाधिकार का क्या होगा, अभाव होगा, ये अर्थ होता है। देन सामान्य कानून अदालतों द्वारा प्रशासित देश के सामान्य कानूनी के प्रति सभी व्यक्तियों की समान अधीनता होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर या गरीब, उच्च या निम्न अधिकारी या गैर अधिकारी कानून से ऊपर नहीं होते। कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा क्या होती है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या होता है वो देखिए, वो डिफरेंट है थोड़ा सा। कैसे होगा, समान परिस्थितियों में व्यवहार की समानता, कानून द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और लगाए गए दायित्वों दोनों में समान स्थिति वाले सभी व्यक्तियों का समान कानूनों का समान अनुप्रयोग, समान होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के एक जैसा व्यवहार किया जाता है। ठीक है, अब मान लो, अब इसको समझो, कानूनों के समान संरक्षण, ठीक है, इसको ये समझो, अगर ये जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए, ट्रैफिक जो रूल्स जो हो गया वो सभी के लिए, सभी को फॉलो करने, ठीक है, जो कानून बनाए जाते हैं वो सभी को फॉलो करने हैं। अगर 12 बजे के बाद आपका कहीं पर भी कोई डीजे वीजे नहीं बजना चाहिए तो हर किसी के लिए, सभी के लिए, तो देयर आर सम कुछ ऐसे कानून बने हैं जो कि सबके लिए, बट वो उसके अंदर नहीं आते, किसके, इक्वालिटी बिफोर लॉ के अंदर नहीं आते। ठीक है, बल्कि कानूनों के समान संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आई.आर. कोहले केस 2017 इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, आई कोहले केस की बात हो रही है कि आखिर वो किसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, तो आपका ये है 10th के साथ है, 9वीं के साथ है, 11वीं के, 12वीं के। यहाँ पे आंसर होगा बच्चे 9वीं अनुसूची के रिगार्डिंग है। क्यों है भाई, इसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 31B सेव्स द
acts and regulation including the ninth schedule from being challenged and invalidated on the grounds of contraventional of any fundamental rights। ठीक है। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची में शामिल कृत्यों और विनियमों को किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने और अमान्य होने से क्या होता है, वो बचाता है। ठीक है। However, हालांकि आईआर कोहले में दिए गए जो महत्वपूर्ण जो फैसला था उसमें क्या हुआ, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा से कोई पूर्ण छूट नहीं हो सकती, क्योंकि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और इसे 9वीं अनुसूची के तहत कानून डालकर दूर नहीं किया जा सकता। एज ए जुडिशियल रिव्यू is a basic feature of the constitution and it could not be taken away by the putting a law under the 9th schedule। ठीक है, जो कि क्या होता है आपका आर्टिकल 13, 14 एंड 15, ये देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। ठीक है। Under this provision, a person can be arrested simply out of an apprehension that he or she is likely to engage in unlaw activity। इस प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को इस आशंका से गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसके गैर कानूनी गतिविधि में शामिल होने की संभावना है। The preventive detention can be extended only for 3 months। निवारक हिरासत को केवल 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, select the correct statement using the codes given below। तो यहाँ पे है आर्टिकल आपका ऑप्शन 1, 2, 1 और 2, और या तो ना तो 1 है और ना ही 2 है, तो इसका आंसर होगा बच्चे 1 एंड 2। ठीक है। निवारक निरोध क्या होता है कि किसी को हम लोग बंदी बनाते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन से आप लोग तो समझ ही गए। अगर उसकी गतिविधियां कुछ उल्टी सीधी है तो निवारक निरोध क्या है, आमतौर पर किसी व्यक्ति को कथित तौर पर कोई अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं, देयर आर सम एक्सेप्शंस भी हैं। ठीक है, अपवाद होते हैं हर किसी चीज के। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है कि उसकी गैर कानून गतिविधि में शामिल होने की संभावना है, ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय के लिए जेल में डाल दिया जा सकता है। इसे निवारक निरोध के रूप में जेल। इस निवारक हिरासत को केवल 3 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। 3 महीने के बाद इस मामले की समीक्षा सलाहकार एडवाइजरी बोर्ड करेगी। जैसे आप देख सकते हो जे.एंड.के में जो कुछ लोग यहाँ पे जहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, इसमें ये सभी चीजें जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर कंसिडर विच ऑफ द फॉलोइंग द राइट्स एज हार्ट which of the following rights as heart and soul of the constitution। डॉक्टर अंबेडकर निम्नलिखित में से किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा मानते हैं? राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा बच्चे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब क्यों कहते हैं उसको भी देख लेते हैं हम थोड़ा सा। डॉक्टर अंबेडकर संवैधानिक उपचारों को संविधान की हृदय और आत्मा मानते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अधिकार एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का क्या देता है, अधिकार देता है। अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो आप खटखटा सकते हैं सीधे डायरेक्टली। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकारों को लागू करने के लिए आदेश जारी कर सकता है, सरकार को निर्देश दे सकता है। ठीक है, अगर आपने पांचों रिटों को पढ़ा है तो आपको ये क्लियरिफाई होगा कि कैसे ये चीज होती है। 9th क्वेश्चन है, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, देन द कोर्ट कैन इशू विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स। यदि न्यायालय को पता चलता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है लेकिन उस पद को धारण करने का हकदार नहीं है,
तो न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी कर सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ? ठीक है, प्रोहिबिशन, सर्टोरी, क्यू वारंटो, मैंडामस। ठीक है, आइए यहाँ पे जो इसका आंसर होगा बच्चे वो होगा क्यू वारंट। ठीक है, वारंट सीधे डायरेक्टली जारी होता है कि भाई आप यहाँ से हट जाइए, या टाटा बाय बाय हो जाइए। मॉडरेट है ये क्वेश्चन। और देखिएगा वैचारिकी पे, आइडिया पे है। अदालत विभिन्न विशेष आदेश जारी कर सकती है जिन्हें रिट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस, निषेध और क्यू वारंटो और सर्टोरी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का मतलब है कि अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने पेश किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक नहीं है तो यह गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश भी दे सकती है। ये होता है आपका हैबियस कॉर्पस। A writ of habeas corpus means that the court orders that the arrested person should be presented before it in 24 hours। अगर आपने किसी को पुलिस किसी को भी अरेस्ट करती है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो 24 आवर्स के भीतर क्या करेगी, उस व्यक्ति को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेगी। परमादेश क्या होता है? यह रिट तब जारी की जाती है जब अदालत को पता चलता है कि एक विशेष कार्यालय धारक कानूनी कर्तव्य सही से नहीं निभा रहा है और इस तरह किसी भी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। अगर मान लीजिए आप पेंशन की एक लाइन, पेंशन अपनी इशू करवाने गए हैं और वहां पे बैठ के क्या हो रही है, गप्पेबाजी हो रही है, काम नहीं किया जा रहा, घूस मांगी जा रही है, तो परमादेश जारी किया जाता है। प्रोहिबिशन, निषेध, यह रिट उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तब। अब इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। ठीक है, दिस प्रोहिबिशन क्या है? दिस रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन ए लोअर कोर्ट हैज कंसिडर्ड ए केस बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कुछ केसेस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि जिसमें कि क्या होता है कि कई बार अदालत कुछ भी फैसला ले लेती है, निचली अदालतें बहुत गलत फैसला लेती है, काफी जगहों पे ऐसा दिखता है। तो वहां पे क्या करती है, ये सभी जो सुप्रीम कोर्ट है एंड हाई कोर्ट को ये दिया गया कि वो उनके किसी भी उस पे जो उनका जो फैसला है उस पे क्या कर सकते हैं, रोक लगा सकते हैं। क्यू वारंटो की अगर देखा जाए तो यदि अदालत को पता चलता है कि कोई व्यक्ति पद धारण कर रहा है लेकिन उस पद को धारण करने का हकदार नहीं है, तो वह अधिकार वारंट या का रिट जारी कर सकता है और उस व्यक्ति को कार्यालय धारक के रूप में कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सर्टोरी। अंडर दिस रिट द कोर्ट ऑर्डर्स ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर द मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू द हायर अथॉरिटी। यानी कि बहुत सारी केसेस रहते हैं जो पेंडिंग केसेस रहते हैं, उसको क्या कहा जाए, जैसे हम लोग देखते हैं ना, हम लोग का जो आप लोग जुडिशियल सिस्टम देखोगे वो क्या है, वो पिरामिड के आकार का है। ठीक है, नीचे निचली अदालतें रहती हैं, फिर उसकी जिला अदालतें रहती हैं, फिर उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है और सबसे ऊपर हमारा क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है। हाई कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और आपका जो निचली अदालतें रहती हैं, ठीक है, उनको कहता है लोअर कोर्ट। ठीक है, लोअर कोर्ट उसको कहते हैं। तो ये पिरामिडीय आकार का पूरा बना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th। विथ रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग सेक्शन। भारतीय संविधान में मार्शल लॉ की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम इंग्लिश कॉमन लॉ। इसे भारत में अंग्रेजी आम कानून से उधार लिया गया। द एक्सप्रेशन मार्शल लॉ हैज बीन डिफाइंड अंडर आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मार्शल लॉ को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत परिभाषित किया गया है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। तो इसमें कोड्स दिए गए हैं नीचे, उसमें आपको बताना है बच्चे। इसमें 1 2 1 और 2 और ना ही 1 है ना 2। इसमें आंसर होगा बच्चे ओनली 1। क्यों होगा, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डिफिकल्टी लेवल इसका जो है मॉडरेट है, थोड़ा सा अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो हो जाएगा। अनुच्छेद
34 भारत के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर क्या करता है? प्रतिबंध करता है। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा अंग्रेजी आम कानून से ली गई है। हालांकि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये जो स्टेटमेंट है दूसरा वाला वो खारिज किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने 5th क्लास कंप्लीट की है। कल हम लोग फिर से 6th क्लास कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको क्लासेस पसंद आ रही होगी। अगर क्लासेस अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी लोगों के साथ भी बेनिफिट मिल पाए। और बहुत जल्द हम सीयूटी यूजी के लिए भी कुछ चीजें लेके आने वाले हैं और पीजी के लिए भी। ठीक है, स्टार्ट हो गई है क्लासेस, बट थोड़ी सी एक टेक्निकल कुछ इश्यूज आ रहे थे तो इस वजह से गड़बड़ चल रही है। उसको हम लोगों ने सही कर दिया है। अब आपकी क्लासेस जो होगी वो उसकी सीयूटी यूजी की भी रेगुलरली होगी। ठीक है बच्चों, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उसी के साथ थैंक यू आप सभी को। अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, और जहां ना समझ में आए वहां पे बताइए, तो आपको गाइडेंस रेगुलरली मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।